नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आज की हमारी जो कहानी है और आज का हम जो आपको प्रसंग लेकर के आए हैं वो बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देगी। इस कहानी को अंत तक अवश्य सुने। आज की जो हमारी कहानी है वो है कबूतर व कबूतरी का प्रसंग। बहुत ही सुंदर प्रसंग है बंधुओं। आज की कहानी में आप जानेंगे जिस घर में पुत्रियां होती हैं, जिस पिता के घर में बेटी होती है, वो उसकी परवरिश कैसे करते हैं और उनका अंत क्या होता है। किसी के भी घर में पुत्री का जन्म लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। वो दिन कितना खास होता है जिस दिन घर में पुत्री का जन्म होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बेटी के जन्म के बारे में ये बताया गया है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये बताया गया है जिस घर में पुत्री का जन्म होता है उस घर में रहने वाले सभी बड़े भाग्यशाली होते हैं। और गरुड़ पुराण में तो ये भी बताया गया है कि जिस घर में पुत्री नहीं होती उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए और उस व्यक्ति का मुख भी नहीं देखना चाहिए जिसके घर में पुत्री ना हो। ऐसा गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन जो भाई बंधु अपनी पुत्रियों से अधिक लाड़ प्यार करते हैं उनकी बेटियां बिगड़ जाती हैं। आज की कहानी में हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले जो दर्शक बंधु हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, हम अपने चैनल में हर रोज एक न एक नई कहानी लेकर के आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। ये प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक कबूतर व कबूतरी बैठे हुए थे। सर्दियों की रात्रि थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और कोहरा भी बहुत भयंकर तरीके से आया हुआ था। तभी कबूतरी कबूतर से कहती है कि हे पिया जी, कोई ऐसी कहानी सुनाइए, कोई ऐसा प्रसंग सुनाइए जिससे ये रात कट जाए। तभी कबूतर कबूतरी की बात सुनकर एक कहानी प्रारंभ करता है बंधु, और कबूतरी से कहता है कि तुम ध्यान से सुनो, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक है, इसलिए आप ध्यान से सुनना, सो मत जाना। ये कहानी एक सेठ व उनकी पुत्री की है। तभी कबूतर कहानी शुरू करता है। जो दर्शक बंधु ये कहानी सुन रहे हैं वो इस कहानी को अंत तक सुने। इस कहानी में कबूतर 5 बातें ऐसी बताता है जो आपके जीवन में कभी भी काम आ सकती हैं, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। इस कहानी में बताया गया है कि पिता को अपनी पुत्री के लिए अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छी सीख देना चाहिए ताकि वो उसका नाम रोशन कर सके। तभी कबूतर बोला, सुनो प्रिय, एक नगर में एक सेठ रहता था और उसके यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया। जब उस सेठ के घर में पुत्री ने जन्म लिया तो उसके घर में बड़ा ही हंसी खुशी का माहौल बन गया और सभी बड़े प्रसन्न थे। वो सेठ अपनी पुत्री से अत्यधिक प्रेम करता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। सेठ की पुत्री को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी और वह सेठ उसकी पसंद के तरह तरह के उपहार ला करके उसको दिया करता था। लेकिन बंधुओं, उस सेठ के लाड़ प्यार ने उसकी पुत्री को इतना बिगाड़ दिया था कि वह किसी की भी नहीं सुनती थी। वो इतनी नकारा हो चुकी थी कि उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था और रात्रि में सोने के बाद सुबह 10-11 बजे से पहले वो बिस्तर से नहीं उठा करती थी। यदि घर वाले उससे कुछ कहते भी थे तो वो उन्हें खरी खोटी सुनाया करती थी और पूरे दिन जवान लड़कों के साथ इधर उधर घूमा करती थी और रात्रि में 12 बजे घर पर आया करती थी। बंधुओं, वो सेठ की पुत्री इतनी नकारा हो चुकी थी कि उसका बखान करना बड़ा मुश्किल है। बंधुओं, सेठ की घरवाली गुस्सा होकर के सेठ से कहती थी कि तुमने अपनी पुत्री को सिर पे चढ़ा रखा है, ये किसी की भी नहीं सुनती है, अपनी मनमर्जी करती है, किसी दिन आपको बहुत नीचा दिखाएगी। तभी वह सेठ अपनी पत्नी को यह कहकर चुप किया करता था कि अभी बच्ची है, बड़ी होकर सुधर जाएगी, आप चिंता मत करो, बार बार उसे टोका मत करो। प्रिय दर्शकों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अपनी अपनी बच्चियों से प्रेम करो, लाड़ करो, खूब उसके हित की सोचो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन इतना भी हित प्रेम मत करो कि वो एक दिन बिगड़ जाएं और आपके काबू में ना रहें। लेकिन बंधुओं, वो सेठ इस प्रकार अपनी पुत्री के प्रेम में अंधा हो गया था, उसे उसका भला बुरा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, उसे सिर्फ अपनी पुत्री ही दिखाई देती थी। वो सेठ ये बात भूल चुका था कि उसकी पुत्री को किसी दिन दूसरे के घर भी जाना है। प्रिय मित्रों, जो बहन बेटियां होती हैं वो किसी के घर में सदैव नहीं रह सकती हैं।
उसे एक ना एक दिन अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी ससुराल जाना ही होता है। इसलिए उन्हें अच्छी अच्छी शिक्षाएं दें, अच्छी परवरिश करें, अच्छे संस्कार प्रदान करें उनके लिए, ताकि वो अपनी ससुराल में जाकर के अच्छा आचरण कर सकें। प्रिय मित्रों, पुत्री की गलती को माता पिता हर प्रकार से सहन कर लेंगे, लेकिन ससुराल वाले उसकी ये बातें कभी भी सहन नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो उसे भी भला बुरा कहेंगे और उसके माता पिता को भी गाली देंगे कि इसके माता पिता कैसे हैं, उन्होंने इसे कैसे संस्कार दिए हैं, कैसी पुत्री पैदा की है। इसलिए बंधुओं, अपनी पुत्रियों को अच्छे संस्कार दो। तभी कबूतर कबूतरी से बोला, अब ध्यान से सुनना। उस सेठ की बच्ची अब जवान हो चुकी थी। अब सेठ को एक चिंता सताने लगी थी कि कोई अच्छा घर बर मिल जाए तो मैं अपनी पुत्री का धूमधाम से विवाह कर दूं और ये अपने घर की हो जाए। प्रिय बंधुओं, ये सपना हर माता पिता का होता है। जिस घर में लड़कियां जन्म लेती हैं, हर माता पिता का ये सपना होता है कि वह अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे घर में करे और वह अपना खुशहाल जीवन बिताए। अब सेठ यही बात सोच करके बहुत चिंता में रहने लगा। वह अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे रिश्तों को ढूंढता और अच्छे अच्छे रिश्तों की तलाश करता। लेकिन बंधुओं, काफी मेहनत करने के बाद एक दिन उसे अच्छा रिश्ता मिल ही जाता है बंधुओं। तो वह सेठ अपनी पुत्री की शादी बड़ी धूमधाम से उसी घर में कर देता है। बहुत सारा धन देकर वह अपनी पुत्री को अपने घर से विदा करता है बंधुओं। इसके बाद मित्रों, जब उसकी पुत्री अपनी ससुराल में जाती है तो 10 दिन नहीं बीतते हैं, तब तक वह अपने पिताजी को फोन करती है और कहती है कि इसी समय आप मुझे लेने के लिए मेरे घर आ जाइए और मुझे यहां से ले जाइए। आपने मुझे कैसे नरक में डाल दिया है, मैं इस नरक जैसे घर में 1 मिनट भी रहना नहीं चाहती हूं। तब वह सेठ अपनी पुत्री के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद बहुत चिंतित रहता है, बड़ा उदास रहने लगता है और सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं। रिश्ता तो मैंने बिल्कुल बहुत सही ढूंढा था, बहुत अच्छा था, वो तो बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन मेरी पुत्री कह रही है मुझे तो तुमने नरक में डाल दिया है। इन 10 दिन में ऐसी क्या आफत आ गई है जिससे कि मेरी पुत्री कह रही है कि पिताजी आपने मुझे नरक में डाल दिया है। दूसरे दिन सेठ अपनी पुत्री के यहाँ उसकी ससुराल पहुंचता है। प्रिय मित्रों, यदि हमारी पुत्री के संस्कार अच्छे होते हैं, अच्छे लक्षण होते हैं, तो पुत्री की ससुराल में पिता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है। लेकिन जब वह सेठ अपनी पुत्री की ससुराल पहुंचा तो उसका कोई मान सम्मान नहीं हुआ। लेकिन सेठ सोचता है चलो कोई बात नहीं, पुत्री की ससुराल है, मेरा समझे आना है, उन्होंने नहीं की तो मैं ही कर लूंगा। तभी उस लड़की की सास अर्थात उस सेठ की समधन मिलती हैं, तो वह जाकर उनसे राम राम करता है। लेकिन बंधुओं, वो भी मुंह टेढ़ा करके निकल जाती हैं और उस सेठ को कुछ भी जवाब नहीं देती हैं। इसके बाद वह सेठ अपने समधी से मिलता है और राम राम कहता है, लेकिन वो भी उस सेठ के लिए कोई जवाब नहीं देते हैं, चुपचाप खड़े रहते हैं। इस प्रकार वह सेठ घर के प्रत्येक सदस्य एक एक करके मिलता है, लेकिन उसकी राम राम का कोई भी उस घर का सदस्य जवाब नहीं देता है। इसके बाद वह सेठ अपने दामाद के पास जाता है और राम राम करता है। तभी उसका जमाई राम राम ना करके सीधी सेठ से कहता है, पिताजी आपके हाथ जोड़ रहा हूं, आपने ये कैसी भाई हमारे पल्ले बांध दी है, इसको आप अपने साथ अपने घर ले जाइए, इसके साथ हमारा जीवन कटने वाला नहीं है। आपने ऐसी बिगड़ी हुई औलाद पैदा की है, इसने हमारा घर तो नर्क बना दिया है, इसको तुरंत इसी वक्त यहाँ से लेकर अपने घर चले जाइए और जो आपने दहेज दिया है उसका आप बैठ करके हमसे हिसाब कर लीजिए, एक एक पैसा ले जाइए, लेकिन हम आपकी पुत्री को अपने घर में नहीं रखेंगे, इसने हमारे घर का माहौल खराब करके रख दिया है, हमें इसकी इस घर में एक पल भी आवश्यकता नहीं है। इन बातों को सुनकर के वह सेठ बड़ा उदास होता है और अपने लिए कोसता हुआ अपनी पुत्री के पास जाता है और अपनी पुत्री से पूछता है कि हे बेटी, क्या बात हो गई जो तेरे ससुराल वाले इस प्रकार से मुझसे बात कर रहे हैं, कोई भी ठीक प्रकार से मेरे साथ व्यवहार करने को राजी नहीं है, ऐसा तूने क्या कर दिया। तभी सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी मुझे इस नर्क में नहीं रहना है, मुझे आप अपने साथ अपने घर ले चलो, नहीं तो मैं यहाँ पर एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। पुत्री के मुख से ऐसी बात सुनने के बाद वह सेठ उसकी ससुराल से उसे लेकर के घर से निकल जाता है और चलते समय सभी परिवार वालों को राम राम कहता है, लेकिन कोई भी राम राम का जवाब नहीं देता है। तभी कुछ दूर चलने पर वह सेठ अपनी पुत्री से पूछता है कि हे बेटी, आप मुझे साफ साफ बताइए कि तुम्हारी सास
कैसी हैं, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करती हैं, आप मुझे स्पष्ट बताइए। तभी सेठ की पुत्री कहती है, पिताजी उसके बारे में तो आप पूछो ही मत, वो तो एकदम डायन है, डायन। उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। ऐसी डायन के घर में आपने मेरी शादी की है, हर वक्त मुझे परेशान करती रहती है। ऐसी डायन का मेरे सामने नाम भी मत लो। सेठ कहता है, ठीक है पुत्री, क्रोधित मत हो, लेकिन आप ये बताइए तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है तुम्हारे प्रति। तभी सेठ की पुत्री बोली कि हे पिताजी, उस दुष्ट का तो नाम भी मत लो, वो तो एक नंबर का राक्षस है, राक्षस। उसके बाद सेठ कहता है, ठीक है ये छोड़ो, पर ये बताओ तुम्हारे जो जेठ हैं वो कैसे हैं, उनका तुम्हारे प्रति व्यवहार कैसा है। तभी सेठ की पुत्री कहती है, वो जेठ क्या, जेठ तो कहनाने लायक ही नहीं है, वो तो जल्लाद है, जल्लाद। उनकी तो बात ही मत करो, हर दिन मुझे तंग किया करते थे। तभी सेठ बोला, इनकी सबकी छोड़ो, कोई बात नहीं, पर तुम ये बताओ तुम्हारी ननद कैसी हैं, वो तो तुमसे प्रेम करती होंगी, वो तो तुमसे अच्छे से बात करती होंगी, तुमसे प्रेम किया करती थी कि नहीं। तभी वह बोली, उसकी तो बात ही मत करो, वो तो एक नंबर की चुड़ैल है, चुड़ैल। तभी सेठ कहता है, चलो छोड़ो इन बातों को, इनसे क्या लेना देना, लेकिन एक बात बताओ, जिसके साथ तुम्हें जीवन बिताना था वो तुम्हारे पति मतलब मेरे जमाई, वो तो ठीक ही हैं, उनका तो व्यवहार तुम्हारे प्रति अच्छा ही होगा। तभी वह सेठ की पुत्री कहती है कि हे पिताजी, क्या कहा, पति, पति पति नहीं है, वो पति के नाम पे कलंक है, वो तो शैतान है, शैतान। रात दिन मुझे पीटता था, मारता था, ऐसे जल्लाद के घर में तुमने मेरा विवाह क्यों किया। फिर सेठ बोला, चलो छोड़ो इन बातों को, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पड़ोसी तो अच्छे होंगे, कैसे हैं वो लोग, आपसे अच्छे से बात करते थे कि नहीं। तभी वह सेठ की पुत्री बोली, अरे पिताजी उनकी क्या बात करते हो, वो तो सब LLB हैं, LLB। पिताजी बोले, क्या मतलब। बोले, सब लुच्चे लफंगे हैं, कोई ढंग से बात नहीं करता है। ऐसे समझिए जहां पर मेरी शादी हुई उस घर से लेके पूरा मोहल्ला ही खराब है। लेकिन बंधुओं, वह सेठ भली भांति समझ चुका था कि एक में दोष हो, दो में दोष हो, जहां मेरी लड़की की शादी हुई उस परिवार में दोष हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पूरा मोहल्ला खराब हो। इसका मतलब यही है कि मेरी पुत्री में ही खोट है। सेठ इस बात को समझ जाता है कि सारा नतीजा मेरे लाड़ प्यार का है, मेरे लाड़ प्यार ने ही इसको इतना बिगाड़ दिया कि इसको किसी की भी बात अच्छी ही नहीं लगती है। आज मैं अपनी पुत्री को अधिक लाड़ प्यार नहीं करता और अच्छे संस्कार देता तो आज मेरे सामने ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब बंधुओं, होना क्या था, वह सेठ अपनी पुत्री को लेकर के चुपचाप अपने घर आ जाता है। लेकिन बंधुओं, जैसे ही वह सेठ की पुत्री अपने मायके में आकर के चौखट से अंदर जैसे ही कदम रखती है, वैसे ही उसकी जो भाभियां थीं उसे देख करके टेढ़ा मुंह करके चली जाती हैं। तभी सेठ की पुत्री सोचने लगती है, मेरी भाभी आज मुझसे मुंह क्यों फुला रही हैं, हर रोज तो बड़े प्रेम से बात किया करती थी, बहुत ही प्रेम भरी बातें किया करती थी, लेकिन आज क्या बात है, आज ये मुझे देख करके मुंह क्यों फुला रही हैं। तभी वह सेठ की पुत्री अपनी भाभी से पूछती है कि हे भाभी, आपने मुझे देख करके इस प्रकार मुंह क्यों फुला लिया, क्या बात है। तभी वह भाभी कहती है, मुंह ना फुलाऊं तो क्या करूं, तुम्हारे लिए अच्छा घर ढूंढा था, तुम्हारी शादी की थी, भारी दान दहेज दिया था, लेकिन तुम्हारी वहां भी ना बनी, अब लौट करके फिर मेरी छाती पे दाल दलने को आ गई, इसलिए आज के बाद तुम मेरे से कभी भी बात मत करना। उसकी भाभी उसे बहुत तगड़ी फटकार लगाती है। उसकी बात सुनने के बाद उससे कोई बात नहीं करता सिवा उसके पिता के। उस घर में सिर्फ उसका पिता ही उससे बात किया करता था, बाकी उस घर में भी उससे अब कोई बात नहीं करता था। अब बंधुओं, धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि जागने लगती है, आंखें खुलने लगती हैं। दोस्तों, जब उसके मायके में भी उससे कोई बात नहीं करता था तब वह बहुत उदास रहने लगी। इस प्रकार बंधुओं, जब भी वह कभी बाहर घूमने जाती थी तो उसकी सहेलियां पूछती थीं, क्या बात है, तू अकेली कैसे आ गई, अभी अभी तो तेरी शादी हुई थी, जीजाजी कहाँ हैं। लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे पाती थी। बंधुओं, अब तो बंधुओं पूरे मोहल्ले में ये बात फैल चुकी थी, इस सेठ की पुत्री का व्यवहार ही अच्छा नहीं है, इसके लक्षण ही अच्छे नहीं है, अभी अभी शादी हुई थी, 10 दिन भी नहीं बीते और अपने मायके में आधम की। प्रिय दर्शकों, अब तो सेठ व उसकी पुत्री को यही ताने सुनने को मिलने लगे। इन तानों से दुखी होकर के सेठ व उसकी पुत्री अब बहुत दुखी रहने लगे दोनों। ये सारी बातें सुनने के बाद उस लड़की को ये एहसास हो गया था कि सारी गलती मेरी ही है और मेरी गलती की वजह से ही आज मेरे पिता का सर नीचे झुक गया है।
लेकिन फिर भी बंधुओं वह अपनी ससुराल में जाने को राजी नहीं थी। वो यही कहती थी अपने पिता से कि पिताजी उस घर में मैं नहीं आऊंगी, इससे तो अच्छी मैं कुंवारी ही रहती। वह हर बार अपने पिताजी से यही कहती थी कि पिताजी बहुत गलत किया आपने मेरी शादी करके, इससे तो अच्छी मैं कुंवारी ही रहती और आपके पास ही रहती, तभी ठीक थी। यदि आप मेरी शादी नहीं करते तो ही ठीक था। एक दिन प्रिय दर्शकों वह सेठ घूमता हुआ अपनी पुत्री के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी पुत्री बहुत उदास बैठी है और बहुत दुखी है। तभी वह सेठ कहता है, क्या बात है पुत्री, आज बड़ी दुखी दिखाई दे रही हो। तभी वह सेठ की पुत्री कहती है, हाँ पिताजी मैं दुखी हूँ, लेकिन इसका कारण आप ही हैं। आप यदि मेरी शादी नहीं करते तो मैं इतनी दुखी नहीं होती। आपने मुझे दुखों के सागर में ढकेल दिया है। अब मैं क्या करूं? ससुराल मुझे नरक के समान है और मेरे पीहर में मुझसे कोई ढंग से बात नहीं करता। मेरी भाभी भी मुझे ताना मारती हैं और मेरी माँ भी ठीक से बात नहीं करती है। तो चिंता में ना रहूं, दुखी ना रहूं तो क्या करूं पिताजी? तभी वह सेठ कहता है कि पुत्री चिंता मत करो, हमारे नगर में एक बहुत बड़े चमत्कारी संत आए हैं। तुम्हारी समस्या को लेकर के मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझे एक उपाय बताया है। यदि तुम ये उपाय करती हो तो 6 महीने के अंदर तुम्हारे पूरे ससुराल वाले तुम्हारी मुट्ठी में होंगे और तुम्हारे इशारे पर नाचेंगे। ये बात सुनकर के वह लड़की बड़ी खुश होती है और कहती है, क्या कहा पिताजी, 6 महीने में मेरी मुट्ठी में आ जाएंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या बताया है उन्होंने? मुझे शीघ्र बताइए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी वह सेठ कहता है, देखो पुत्री तुम्हें करना कुछ नहीं है, केवल तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है और साधना करनी है। यदि 6 महीने तक तुमने ये उपाय कर लिया तो तुम्हारे सास ससुर जेठ जिठानी और तुम्हारा पति ननद सभी तुम्हारे कब्जे में होंगे और तुम्हारे इशारों पे नाचेंगे। लेकिन ध्यान रहे तुम्हें ये लगन से करना है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तभी वह सेठ की पुत्री कहती है कि पिताजी ये तंत्र मंत्र का काम मुझसे नहीं होगा, मैंने ये कभी नहीं किया है। तभी वह सेठ कहता है, कोई बात नहीं बेटी, ये तंत्र मंत्र का काम तुम नहीं करोगी, ये मंत्र जाप का काम मैं करूंगा। लेकिन तुम एक काम करना, तुम सिर्फ साधना कर लेना। तभी वह सेठ की पुत्री बोली, पिताजी साधना कैसे की जाती है? तभी सेठ कहता है कि हे बेटी तुम्हें 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहना है, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देना है। उस घर के हर इंसान की बात को मानना है, हर इंसान की बात को सुनना है, हर इंसान के पैर छूना है। यही साधना होती है और कुछ नहीं है। यह साधना यदि तुमने कर ली तो 6 महीने के अंदर तुम रानी बन जाओगी, रानी। तभी वह सेठ की पुत्री लंबी सांस लेती हुए कहती है कि पिताजी क्या ये 6 महीने में हो जाएगा ना? इससे ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। तभी वह सेठ कहता है, हाँ बेटी ये बात सत्य है, ये तुम्हारा कार्य 6 महीने में सिद्ध हो जाएगा। अपने पिता की बात सुनने के बाद सेठ की पुत्री तैयार हो जाती है और उसको लेकर के सेठ उसकी ससुराल पुनः वापस जाता है। जैसे ही वह सेठ अपनी पुत्री को लेकर के उसकी ससुराल में जाता है तभी सामने सेठ की समधन व उस लड़की की सास नजर आती है। तभी वह लड़की की सास अपने समधी से कहती है, तुम्हें मैंने पहले ही मना किया था, तुम इस लड़की को हमारे घर से ले जाइए, तुम फिर लेकर के आ गए थे। ये लड़की हमारे घर के योग्य नहीं है, इस लड़की को अभी यहाँ से वापस ले जाओ। ऐसी बिगड़ी हुई बहू की हमें जरूरत नहीं है, ऐसी नालायक औलाद आपने पैदा की है, इसकी हमें एक पल भी जरूरत नहीं है। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर के उस लड़की को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन उसके पिताजी ने उसे पहले ही भली भांति समझा दिया था, कोई कुछ भी कहे तुम्हें उसका जवाब नहीं देना है, केवल सुनना है। वह खून के घूंट पी करके रह जाती है बंधुओं। वह सेठ बड़े प्रेम से अपनी समधन से कहता है कि समधन जी इससे गलती हो गई है, बच्ची थी, नादान थी, इसको इतनी समझ नहीं थी, अब ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, एक बार इसको मौका दे दें। यदि इसने दोबारा ऐसा किया तो मैं इसको हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊंगा और तुम्हारे घर कभी इसे लेकर के वापस नहीं आऊंगा। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, ये सुधर गई है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे आपको दुख पहुंचे। तभी उस लड़की की सास कहती है, ठीक है समधी जी, यदि तुम्हारी पुत्री सुधर गई है तो 6 महीने तक मैं इसके लक्षण देखूंगी और इसने कोई गलती नहीं की तो ये यहाँ रहेगी, अन्यथा मैं इसको यहाँ से भगा दूंगी। तभी वह सेठ कहता है, ठीक है समधन जी, और सेठ अपनी पुत्री को छोड़ करके उसकी ससुराल में अपने घर वापस चला आता है बंधुओं। अब तो बंधुओं वह लड़की
रात्रि को सोती थी, सोने के बाद जब उठती थी तब अपनी ससुराल में अपने बुजुर्गों के, अपने सास ससुर के, जेठ के, जिठानी सभी के पैर छुआ करती थी, बड़ा आदर सम्मान करती थी। उसका ये बदलाव देख करके उसकी सास आश्चर्यचकित हो रही थी कि इसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, क्या हुआ। पहले आई थी तो ये हम सभी पर बड़ा हुक्म चलाती थी, बात बात पर लड़ती थी, गालियां देती थी, लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। अब तो प्रतिदिन वह अपने सास ससुर के पैर छूती, सेवा करती, पैर दबाती और कहती कि हे पिताजी, हे माताजी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, यदि आप आशीर्वाद मुझे दे देंगे तो मेरी साधना सफल हो जाएगी। तभी उसकी सास उसे आशीर्वाद देती है और कहती है सदा खुश रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। इसी प्रकार बंधुओं, एक बार वह अपने ससुर को चाय लेकर के जा रही थी, लेकिन गलती से बेचारी के हाथ से चाय का कप छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। उसका ससुर उस पर बहुत गुस्सा करता है और भड़क जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती है, बिल्कुल शांत खड़ी रहती है। लेकिन बंधुओं, उस लड़की को अंदर ही अंदर बड़ा गुस्सा आता है और अपने मन में सोचती है और मन ही मन कहती है कि यदि मेरे पिताजी मंत्र का जाप नहीं कर रहे होते और मैं साधना में नहीं होती तो इसी कप से इसका सिर फोड़ देती। इस प्रकार बंधुओं, वह सेठ की लड़की अपने गुस्से पे धीरे धीरे काबू करते करते बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करने लगी और उसके घर में खुशियां लौटने लगी, प्रेम बढ़ने लगा और उसके घर में सभी उससे खुश रहने लगे। उसके ससुराल वालों को इस बात पर यकीन होने लगा कि अब ये सुधर गई है। इस प्रकार बंधुओं, प्रेम से रहते करते हुए 6 महीने बाद वह सेठ की पुत्री गर्भवती हो जाती है और 9 महीने बाद मां बन जाती है। अब उसकी गृहस्थी बड़ी सुख शांति से व्यतीत हो रही थी बंधुओं। घर परिवार में बड़ा प्रेम था, सुख शांति थी और अपने बच्चे को लेकर के वह बहुत उत्साहित थी बंधुओं। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, कभी भी अपनी पुत्री से सीमा से अधिक प्रेम ना करें, सिर पे ना चढ़ाएं, इतना लाड़ प्यार ना करें कि आपकी बेटी बिगड़ जाए और आपके विचारों से खिलाफ चलने लगे, अपनी मन मर्जी करने लगे। हाँ, अपनी पुत्री से प्रेम करो, लाड़ करो, जो भी वो चाहती है उसकी इच्छा पूरी करो, लेकिन इतना भी सिर पे मत चढ़ाओ कि एक दिन वह तुम पर ही भारी पड़ने लगे और उसका भी जीवन बर्बाद हो जाए। अब कबूतर कबूतरी से कहता है, सुनो प्रिय, जो 5 बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान से सुनना, सो मत जाना। तभी कबूतर कहता है, सुनो प्रिय, नंबर 1, लाड़ किए से बेटा बिगड़े, भेद दिए से नारी, और खुदगर्जी में भाई बिगड़ जाए, बड़ी मुसीबत भारी। नंबर 1, सीमा से अधिक प्रेम बच्चों को बिगाड़ देता है। नंबर 2, कभी भी अपने बच्चों की अनुचित जिद ना माने। नंबर 3, अपने बेटा व बेटी की गलतियों पर पर्दा ना डालें, उनको उनकी गलती का एहसास कराएं कि आपने ये गलती की है। नंबर 4, अपने बेटा व बेटी को अधिक छूट ना देकर यार दोस्तों के साथ ना घूमने दें, समय का महत्व समझाएं। नंबर 5, अपने बच्चों को अधिक छूट देना बच्चों को बिगाड़ने का लाइसेंस देना है। इसलिए बंधुओं, आपसे मेरा निवेदन है, बेटा हो या बेटी, वो अधिक ना बोलें और अधिक ना घूमें और बड़ों की बात में बीच में जवाब ना दें। यही बातें हमें अपने बच्चों को समझानी है ताकि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आएं और आगे चल कर के हमारा नाम रोशन करें। और बेटी जब अपनी ससुराल जाए तो उसके प्रतिदिन उल्हाने ना आए कि आपकी बेटी ने ये किया है, उसको अकल भी नहीं है, कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने। बंधुओं, हमेशा इन बातों को ध्यान रखना और अपने बच्चों को अवश्य सिखाना। तो मित्रों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो? यदि अच्छी लगी हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करके हमें बताएं, अवगत कराएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी और यार दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपको ऐसी नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे मित्रों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।